प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा करते थे कर्पूरी ठाकुर जी। सोशलिस्ट पार्टी लोहिया जी की थी, वो लोहिया जी के साथ शुरुआती दौर में नहीं थे, लेकिन जब संसोपा बन गई संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी तो सारे समाजवादी नेता एक हो गए। विरासत में कर्पूरी ठाकुर को उनके घर वालों ने कुछ नहीं दिया, लेकिन हां, हजारों साल से जिन हाथों में कैंची और उस्तरा हुआ करता था, उस उस्तरे और कैंची को छीन करके हाथ में कलम पकड़ाई। विरासत में कर्पूरी ठाकुर को केवल वो कलम मिले थे। घर पक्का नहीं, बदन पर कपड़े पूरे नहीं, पैर में जूते नहीं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर को उस बिहार ने विरासत में एक समाजवादी आंदोलन दिया था, जिसने जंगे आजादी के वक्त जब बहुत सारे लोग माफी उफी मांग रहे होंगे या अंग्रेजों का साथ दे रहे होंगे, कर्पूरी ठाकुर जेल में खड़े थे। तो ये विरासत बिहार के समाजवादी आंदोलन की थी, वो विरासत समाजवाद की थी। और जब समाजवादी विरासत को लेकर के वो आगे बढ़े, तो कर्पूरी ठाकुर जब दुनिया से विदा हुए तो विरासत में और कुछ नहीं छोड़ गए, उनके पास कुछ था ही नहीं। भाटी साहब ने भी बताया कि 1 इंच जमीन उनके मालिक वो नहीं थे, लेकिन विरासत सपनों और विचारों की थी। भारत रत्न देने वालों को शुक्रिया कहने के बाद हम अगला वाक्य पूछेंगे, उनके सपनों और उनके विचारों पर चलने के लिए एक कदम अगर बढ़ना था तो आज का दिन सबसे अच्छा था घोषणा करने का कि पूरे भारत में हम जाति जनगणना कराएंगे। तब जाकर के कर्पूरी ठाकुर के सपनों का भारत बनता, क्योंकि उनका कद तो इतना बड़ा था कि वो गाली से भारत रत्न तक पहुंच गए। मगर विचारों का क्या है? विचारों का वही किस्सा है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर पहली बार 52 में चुनाव लड़े, और 52 में जब प्रतिनिधि मंडल में शामिल हो गए, 31 साल उम्र थी और विदेश जाना था उस प्रतिनिधि मंडल को। उनके पास कोट नहीं थी अपनी, पुरानी कोट एक दोस्त से मांगते हैं जो फटी थी। और मार्शल टीटो वहां दूसरे देश के प्रमुख जब देखते हैं कि तुम्हारी कोट फटी हुई है, तो जाते आते एक कोट भेंट कर देते हैं कर्पूरी ठाकुर को। और दूसरा किस्सा 1977 के आसपास का था, जब 1977 के आसपास जब एक समय में पटना में एक कार्यक्रम हो रहा था, जयप्रकाश नारायण जी के पूरे विचार और उन चीज़ों को लेकर के, तो तमाम समाजवादी लोग वहां इकट्ठा हुए। और उस समय कर्पूरी ठाकुर जी 77-78 के आसपास की बात है, मुख्यमंत्री थे बिहार के। बहुत लंबा वक्त हो जाएगा उन संघर्षों को अगर मैं आपके बीच सिलसिलेवार रखने लगूं कि कैसे मुख्यमंत्री के ओहदे तक पहुंचे और क्यों इस्तीफा देना पड़ा। उस सियासत पर फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि अब तो बात होगी, क्योंकि भारत रत्न के पन्ने अब इतिहास से कैसे फाड़े जाएंगे, तो बात तो होगी कर्पूरी ठाकुर पर, फिर हम बात करेंगे उस सियासत पर। लेकिन उस किस्से को यहां से समझिए, राजनीति के व्याकरण को बदलने वाले लोग जब वहां कर्पूरी ठाकुर बतौर मुख्यमंत्री शामिल हुए, तो उनके पैर के चप्पल भी टूटी हुई थी एक तरफ से और बदन का कपड़ा फटा हुआ था। एक समाजवादी नेता ने थोड़ा चुहल करते हुए कहा कि अच्छा, एक मुख्यमंत्री को कितना वेतन भत्ता देना चाहिए ताकि उसके तन पर ठीक से लिबास हो। लोग हंस पड़े, लेकिन वो चंद्रशेखर जी जो बाद में चल करके देश के प्रधानमंत्री बने, वो खड़े होते हैं और अपना कुर्ता आगे करके कहते हैं कि भाई कर्पूरी कुर्ता फंड में कुछ पैसा दिया जाए, जिससे कर्पूरी ठाकुर को धोती और कुर्ता बनवाएंगे हम। और उससे जब पैसा जो इकट्ठा हुआ, चंद्रशेखर जी जब सौंपने लगे कर्पूरी ठाकुर को, तो उन्होंने कहा कि कर्पूरी इसका धोती कुर्ता ही सिलवाना। और उस पैसे को लेते हुए कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि इस पैसे को मैं मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कर दूंगा। बिहार के बेलिबास बदनों पर जिस दिन लिबास आ जाएगा, उस दिन कर्पूरी भी नया कुर्ता पहनना शुरू कर देगा। ये वो वक्त था जब कर्पूरी ठाकुर अपना नाम गुदवा करके 10 लाख का सूट नहीं पहनना चाह रहे थे। उनका कुर्ता फटा था, लेकिन फिर भी वो बाकी लोगों के बदन पर लिबास डालना चाह रहे थे। ये बात हम नहीं बोलेंगे, कोई और बोलेगा। विश्वविद्यालय में नहीं बोली जाएगी तो सड़क चौराहे पर बात होगी, क्योंकि ये अंतर है। फकीरी कहने से नहीं आती, फकीरी आचरण से आती है, और उस आचरण को अपने व्यवहार में दिखाने वाले जननायक का नाम कर्पूरी ठाकुर है। इसलिए हम कह रहे हैं उनके विचारों का क्या होगा। उनके विचारों का किस्सा तो ये है साहब, मुख्यमंत्री बने तो फैसला लिया। एक वाकया ये भी मिलता है, जब संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बन गई थी
और उस समय तक तो मुख्यमंत्री भी नहीं थे कर्पूरी जी। नेता प्रतिपक्ष रहते हुए सबसे ज्यादा सवाल जो पूछा, 90% सवाल उसमें से केवल 2 विषयों पर थे, खेती किसानी पर और पढ़ाई लिखाई पर। 90% सवाल कर्पूरी जी के उस पर थे। और उसके बाद लोहिया जी से मिलने आए, उनके साथ एक सज्जन थे, उन्होंने संदेशा भिजवाया। लोहिया जी ने कहा कि मैं किसी से नहीं मिलूंगा, कह दो तबीयत खराब है। कर्पूरी जी समझ गए कुछ मामला गड़बड़ है, क्योंकि लोहिया जी ने उस समय जब गैर कांग्रेसवाद की एक बहार आई और उस समय बहुत सारी जगहों पर गैर कांग्रेसी सरकार बनी, उसमें से एक सरकार ये भी थी और समाजवादी नेता लोहिया जी कहते थे कि भाई 2-3 काम तो तुरंत आपको करने होंगे। जैसे अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म करने का एक वादा उन्होंने कहा। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि ये जो कम जोत के जमीनें हैं, सिंचाई कम है, वहां का लगान लेना बंद कर दीजिए। ये सारी शर्तें रखी, कोई सरकार उस तरह का जोखिम उठा नहीं पा रही थी। कर्पूरी जी समझ गए कि कुछ मामला गड़बड़ है। लोहिया जी वैसे नेता नहीं है कि तबीयत खराब नहीं है तो मिल नहीं पाएंगे, कोई कहता नहीं, लेकिन फिर भी लोहिया और कर्पूरी ठाकुर वो नेता थे जो वाकई 18 घंटे काम करते रहे होंगे और छुट्टी नहीं लिए होंगे। लेकिन ये बात कहे कौन, अब तो खुद ही कहना पड़ता है। उस समय कर्पूरी जी ये बात समझ गए। वापस लौटकर जब बिहार गए तो वो शिक्षा मंत्री खुद थे, उन्होंने पहला काम उसी समय किया और यहां से वो शुरू होता है सिलसिला जिसकी वजह से कर्पूरी ठाकुर को गालियां दी गई। वो पहला निर्णय कि मैट्रिक तक की पढ़ाई निःशुल्क होगी और अंग्रेजी का पेपर अब कंपलसरी नहीं रहेगा, ताकि गांव कस्बे के गरीब कमजोर मजलूम भी एक विषय में फेल हो जाते थे तो डिग्री नहीं आगे मिलती थी। और उस जमाने तक अभी फेक डिग्रियां बनना प्रचलन में नहीं आई थी, तो इसलिए उनके पास डिग्री लेने का मौका नहीं था, पढ़ाई का औसत बहुत कम था। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस भी नहीं था। भाटी जी अभी टीवी वालों का आपने इतना इलाज किया है, मैं तो बहुत खुश हूं, बार बार याद दिलाता हूं। इसलिए जब 2 निर्णय लिए गए तो गांव से पहली बार उन हाथों में कलम और किताब आना शुरू हुई जिन हाथों में हजारों साल से कभी करनी बसुला, कभी कुदाल फावड़ा और कभी छीनी हथौड़ी तो कभी कैंची और उस्तरा हुआ करता था। ये वो क्रांति है जो समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर ने शुरू की। इससे नाराज हुए लोग, क्योंकि वर्चस्व टूटता है ना, क्योंकि सब पढ़ लेंगे तो सब पढ़ेंगे तो सवाल पूछेंगे। इसीलिए विश्वविद्यालयों पर इतना हमला इसीलिए किया जाता है ना, सिलेबस बदल दिया जा रहा है। और अब तो नई शिक्षा नीति आई है। भाटी साहब कह रहे थे उस समय कि कैसे स्कूलों के बारे में क्या क्या हो रहा है। मैं तो बताऊं कि 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में हो गया। घुटनों पर बैठकर प्रोफेसर वहां डांडिया नाच कर रहे थे, मैंने वीडियो देखी। मैं खुश हुआ कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने मुझे निकाल दिया, वरना ये सब दृश्य देखना पड़ता कि क्या क्या कर रहे हैं यहाँ के प्रोफेसर। बिछे पड़े हैं भाई, आपसे बेहतर कौन जानता होगा। अगर आपको परमानेंट होना है तो उधर ही जाना होगा। बाकी इशारे में कह रहा हूं, समझदार को इशारा काफी, क्योंकि अपनी वैचारिक बात हमें कहनी है। ऐसे वक्त में शिक्षा की अहमियत समझने वाले नेता का नाम है कर्पूरी ठाकुर। और दूसरा फैसला वही मुंगेरी लाल कमीशन बनाया जब मुख्यमंत्री बने। मुंगेरी लाल कमीशन को जो रिकमेंडेशन थी उसको लागू कर दिया। बिहार के सदन में वर्चस्व किन लोगों का था, वहां चुटकुले सुनाए गए और एक स्लोगन ऐसा रेज किया गया जो मुहावरे में चलने लगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सुना होगा आप सबने। ये किस्सा वहां से था, अपमान करने का चला आ रहा था और लोगों को लग रहा था ये सब हो नहीं पाएगा, कोई आरक्षण लागू नहीं होगा, कोई कुछ कर नहीं सकता, इतना हिम्मत किसमें है। वो हिम्मत दिखाई कर्पूरी ठाकुर जी ने जब उन्होंने ओबीसी का रिजर्वेशन मंडल कमीशन भी बना भी नहीं था उसके पहले लागू कर दिया। वो क्रांतिकारी काम था। उसके बाद शुरू होता है आजाद भारत का एक ऐसा चैप्टर जो आजाद भारत में पहली बार हो रहा था। एक प्रदेश का चुना हुआ मुख्यमंत्री जिसे जनता ने वोट देकर चुना था, उस मुख्यमंत्री के लिए सीधे मां बहन की गालियां देना शुरुआत हो गई। आरक्षण कहां से आई? कर्पूरी की मां। उसके आगे मैं बोल नहीं सकता और लोग नारे लगा रहे थे जोर जोर से। आरक्षण कैसे? कर्पूरी की मां को गाली। अब आगे भारत को सुनिए। और मैं फिर से कह रहा हूं, ना ये सतयुग की बात है, ना त्रेता की, ना द्वापर की, ये कलयुग की बात है। और ठीक आज से 6 दशक पहले की बात है। एमए बीए पास करेंगे, कर्पूरिया को बांस करेंगे।
किसने नारा दिया होगा? ये कल्पना करके देखिए, जो आज हिंदू धर्म की बात करते हैं, क्या उसके बाहर का कोई व्यक्ति गाली दिया होगा? मैं एक सवाल मेरी भी इच्छा है जानने की कि कर्पूरी को बांस करने का नारा किस धर्म के लोगों ने दिया? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, वो कौन लोग थे जो इस तरह का नारा देने के बाद जातिगत नारा दे रहे थे? कर कर्पूरी कर पूरा, गद्दी छोड़ धर उस्तरा। उस्तरे का मतलब क्या था? वही जो अभी भाटी साहब सुना रहे थे, नई शिक्षा नीति कहती है। और ये मैं आपको एक चीज और जोड़ दूं, दुनिया कोविड से लड़ रही थी और हमारे यहाँ आपदा में अवसर जब ढूंढा जा रहा था तो 3 कानून पास हुए थे। किसान कानून, किसान सुधार कानून, श्रमिक सुधार कानून और नई शिक्षा नीति। उस नई शिक्षा नीति को लॉन्च करते हुए देश के पीएम ने लाइव बोला था, आज भी गूगल करके आप सुन सकते हैं, कि हम चाहते हैं स्किल डेवलपमेंट हो, कुम्हार का बेटा कुम्हार बने, लोहार का बेटा लोहार बने, नाई बने। उस पूरे भाषण का सेंस यही था और उसका मोटिव यही है कि स्किल जिनके पास है उनको हम डेवलप करेंगे। तो उस तरह पकड़ने के स्किल नाई के पास है तो नाई का बेटा नाई बने, इसलिए गाली दी गई कर कर्पूरी कर पूरा, गद्दी छोड़ धर उस तरह। एक बात बताइए, कर्पूरी को गरीबी के नाम पर गाली दी गई या उनकी जाति देखकर गाली दी गई? और जाति देखकर गाली देने वाले लोग किस धर्म के थे? कौन से लोग थे? कहीं उनका रिश्ता उनसे तो नहीं जुड़ रहा जो आज उन्हें भारत रत्न देने के बाद खुशियां मनाकर लेख लेकर